से सुनना मेरी बात को। जैसे सपोज करो आपके पास जो है, सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है जिसको हमने कहा ए वेक्टर। इस वेक्टर को मैंने कहा है ए वेक्टर और इस वेक्टर को मैंने कहा है बी वेक्टर। सपोज दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वाला वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है। तो सबसे पहले आपको यही समझाया जा रहा है कि इन दोनों के क्रॉस का फिजिकल मीनिंग क्या है, कि अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका फिजिकल मीनिंग ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक नया वेक्टर निकल के आता है और ये वेक्टर बेसिकली क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ऐसे आप समझ लो कि ए एंड बी को कंटेन करने वाला फ्लोर है और वो जो ए क्रॉस बी है वो बेसिकली एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो कि उन दोनों को कंटेन कर रहा है। समझ आ रही सबको मेरी बात? तो मैं अगेन क्या कह रहा हूं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिमिलरली जैसे आपने यहां पर, तो आपने क्या किया, यहां पर आपने एंटी क्लॉकवाइज वे में आपने मूव किया, जैसे राइट हैंड थंब रूल होता ही है। अब अगर आप क्या करते हो, अगर आप मूव करते हो क्लॉकवाइज वे में, अगर आप मूव करते हो क्लॉकवाइज वे में, तो लेट अस से कि ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास है बी वेक्टर। लेट अस से हमने इन दोनों को ए वेक्टर और बी वेक्टर कह दिया। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी बेसिकली यहां पर, क्योंकि आपने इस बार क्या निकाल रहे हो, आप ए क्रॉस बी नहीं निकाल रहे हो, आप इस बार क्या निकाल रहे हो, बी क्रॉस ए। आप ए क्रॉस बी निकालते तो अगेन वो अपवर्ड जाता, परपेंडिकुलरली अपवर्ड जाता। बट अगर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो तो आपका वेक्टर परपेंडिकुलरली अपवर्ड की जगह परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आएगा। एक बार मैं थंब रूल आपको आता है, पहले से फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है वो, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि ये वेक्टर जो है ए क्रॉस बी के ऑपोजिट है, 180 डिग्री ऑपोजिट है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जा रहा है, बी क्रॉस ए। तो ये ए क्रॉस बी के क्या है, माइनस टाइम्स है। ये ए क्रॉस बी के क्या है, माइनस टाइम्स है ये। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं आपको डेफिनेशन। तो ए क्रॉस बी जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर नहीं आता, उससे एक नंबर आता है जो कि एक स्केलर होता है। जबकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करो तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक नया वेक्टर निकल के आता है और ये जो नया वेक्टर है इसको निकालने का एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, यहां पर हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ए, डॉट में लिखते हैं मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड बी और यहां पर आता है साइन थीटा और इसके बैक साइड में यहां पर एक एन कैप लगता है। ये एन कैप बेसिकली एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, मतलब सॉरी ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। एन क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है। बेसिकली ये इस प्लेन के तो नॉर्मल ही है ना, अगर आप देखोगे जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स हैं उस प्लेन के ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल, ये वेक्टर नॉर्मल है बेसिकली इस प्लेन के, बट इसका कितना है लेंथ, इसका लेंथ है 1 यूनिट का। इसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट। समझ आ गई बात? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन है, अच्छा लिखा ही वही है प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी में साथ साथ में लिखते भी चलो आप लोग, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी थ्योरी कराने वाला हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रैंक लाने का एक ही तरीका है, थ्योरी जल्दी निपटाओ और रिवीजन पर जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्विंग करो, है ना। थ्योरी पर अब हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, अब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो समझने में, आपको चीजें समझ आ रही हैं अच्छे से, तो आपको सुनना है और डायरेक्टली लिख लिख के आपको समझना है उस चीज को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे दो वेक्टर के या दो वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर की बात करे तो मन में आपके क्या आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है और वो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली उस प्लेन के जिसमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के दोनों क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो हमने यहां तक लिख दिया। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं प्रॉपर्टीज पर और प्रॉपर्टीज को फटाफट से लिस्ट करते हैं। तो जैसे कि थंब रूल ने सिखाया कि एक अपवर्ड जाएगा एक डाउनवर्ड आएगा, अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो डाउनवर्ड आएगा, ए क्रॉस बी करेंगे तो अपवर्ड आएगा। तो दैट मींस दोनों में क्या रिलेशन है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के क्या है, ये माइनस टाइम्स है। इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए ऐसा है। अब आप मुझे बताओ, किसी वेक्टर का अगर उसी के साथ क्रॉस कर दिया जाए तो एंगल कितना है उनके बीच में, 0। तो बिकॉज साइन थीटा ही 0 हो गया, साइन 0 इज 0, साइन 0 अगर 0 हो गया तो आंसर कितना आएगा आपका, फाइनली आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो ए क्रॉस ए का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? ठीक है, अब ये वाला रूल आपको याद है, ऐसा हम कहां सीख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इसको क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में कहा था।
तो वहां पर a डॉट b, जैसे वहां पर क्या लिखा होता है a डॉट b प्लस c लिखा हुआ था, तो यहां पर a क्रॉस है, तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, अब ये जो अगला वाला है, ये फिजिक्स वाले सर ने भी आपको सिखाया होगा, साइकिल की हेल्प से अगले वाले प्रॉपर्टी को सीखते हैं। अगला जो रिजल्ट है वो क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेट अस से ये है आई कैप, लेट अस से ये है जे कैप, और लेट अस से ये है के कैप। तो अगर आप ये याद रखने का तरीका, ऐसा नहीं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये लॉजिक है, लॉजिक तो वही है, परपेंडिकुलरली अप कौन होगा, परपेंडिकुलर डाउन कौन होगा, उसके हिसाब से लॉजिक है, बट आपको इस साइकिल से उस लॉजिक को याद करना है। तो लॉजिक क्या है, देखो, अगर आपने क्या किया, आई और जे का क्रॉस किया, तो आपने साइक्लिक डायरेक्शन को फॉलो किया जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका आंसर कितना आएगा, के कैप। अगर आप क्या करते हैं, जे क्रॉस के करते हैं, तो जे क्रॉस के करने से आंसर कितना आएगा, आई आएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, मान लो आई क्रॉस के करते हैं, तो अगर आपने उल्टा डायरेक्शन फॉलो किया, आपने नेगेटिव डायरेक्शन फॉलो किया, उल्टा, मतलब देखो इसका डायरेक्शन कैसा लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो जो ये साइकिल है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना। अगर मैं क्या करता हूं, आई क्रॉस के करता हूं, अगर मैंने आई क्रॉस के किया है तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन फॉलो किया, तो मेरा आंसर जे नहीं आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस जे। तो इस साइकिल के अकॉर्डिंग आप हमेशा अपना रिजल्ट लिखना। तो यहां पर क्या लिखाया जा रहा है, देखो, आई जे का आंसर क्रॉस करने पर कितना आएगा, के कैप, जे क्रॉस के का आंसर कितना आएगा, आई कैप, के क्रॉस आई का कितना आएगा, जे कैप, ठीक है। अच्छा, सेम सेम वालों को इन लोगों ने जीरो क्यों लिखा है, बताओ, सेम सेम वालों का जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा। सेम वेक्टर का सेम के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो ही आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो ही होता है। तो वो साइकिल माइंड में हमेशा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस पर बन जाता है कि आई क्रॉस जे हमें करना पड़े या जे क्रॉस आई करना पड़े। तो अगर हमने साइकिल को फॉलो नहीं किया तो माइनस लगाना, अगर साइकिल की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो प्लस लगाना, बस यही इसका रूल है। ये फिजिक्स में भी आपको सिखाया गया है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में कोलिनियर वेक्टर किसको कहा गया था, जो पैरेलल वेक्टर्स हों, दो वेक्टर्स कोलिनियर और पैरेलल दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। तो पैरेलल एंड दैट मींस एंगल कितना होगा, एंगल या तो देखो यार जीरो होगा या 180 डिग्री भी हो सकता है। तो जीरो और 180 में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है और साइन जीरो तो क्या होता है, जीरो, बिकॉज साइन जीरो जीरो होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी तक आपको क्लियर है। सिक्स प्रॉपर्टी फिजिक्स में आपको सिखाई गई होगी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटरमिनेंट, यही सबसे पहली चीज सिखाई जाती है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी तक जल्दी जल्दी से लिख दो, और ये फटाफट से आपको लिखना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख दो। इवन ये वाली चीज आप कॉपी मत करो, चाहे तो डिटरमिनेंट ओपन करना आपको आता है, ये वाली चीज मत कॉपी करना, ये डिटरमिनेंट ओपन करना तो हम लोगों को आता ही है। तो ये डिटरमिनेंट ओपनिंग है, ये जो चीज है डिटरमिनेंट तो हम लोगों ने मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज किया है, तो डिटरमिनेंट ओपनिंग के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब हम लोग मूव करने वाले हैं सेवेंथ रूल पर, ठीक है, लास्ट रूल है ऑलमोस्ट थ्योरी के हिसाब से। तो सेवेंथ रूल क्या है, अब इस पर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, जैसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा आपको, तो मॉड्यूल क्या है ना उसका पीवाईक्यू आपसे होने लग जाएंगे सॉल्व। तो अगर एग्जाम्स हो चुके हैं आपके ओवर, तो आपको मेरे हिसाब से इसके बाद अभी या तो ऐसा कर लो कि सिंगेज ही फॉलो कर लो प्रॉपरली, सिंगेज के अब एक्सरसाइज कर लेना आप, शुरुआत के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, सारे नहीं हो सकते अभी क्योंकि थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट शुरुआत के हो जाएंगे। अब मेरा डाउट क्लास कब है, कल सैटरडे लगा हुआ है, तो ऐसा मान लो कि सैटरडे के दिन मैंने क्या करना है, प्रॉपर उस दिन मैं देख लेता हूं, अगर मान लो मेरी क्लास नहीं हुई तो मैं लंबा डाउट क्लास रख लूंगा 2 से 2.5 घंटे का, 2 घंटे का आराम से आप मान के चलो। फोन में लाया नहीं हूं मैं, देख के चलो मैं ले आता हूं, तो तक आप लिखो, ये अगला वाला रिजल्ट भी लिख ही दो, सारे रिजल्ट।
ठीक है, किसी की अटेंडेंस तो नहीं आप में से रहती तो नहीं है किसी की, वहीं पर लगानी है आपसे बाहर पे, ठीक है। तो क्लासरूम में नहीं आएगी अब अटेंडेंस फाइल, बाहर पे ही लगेगी, और यही बेटर वे है, नहीं तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलत लगा दे रहे हैं अटेंडेंस, उसका कोई यार देखो पॉइंट है नहीं, ये कोई स्कूल तो है नहीं जहाँ पर एट द एंड आपकी अटेंडेंस परसेंटेज चेक होगी, ये कोचिंग है, तो अटेंडेंस में वो नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा सैटरडे को मैं कह रहा हूँ 2 घंटे के आसपास 2 से 2.5 घंटा, लेकिन उस दिन क्लास है एक्चुअली आपकी ना, तो शाम में थोड़ा लेट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 3:30 से 4 के बीच में मैं एक टाइम सोचूंगा, उस पर स्टार्ट करके 6 बजे तक कंटिन्यूस हम उसको करेंगे। तो 4 से 6 अगर मैं करा रहा हूँ तो 4 से 6 आप अवेलेबल रहना, चाहे वो आप हाइब्रिड रहना, चाहे ऑनलाइन, मतलब प्रॉपर ऑनलाइन रहना, आपकी चॉइस है वो, लेकिन 4 से 6 में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे PYQ से रिलेटेड, ताकि आप कर पाओ। तो जो मेरी जैसे मैं कह रहा था आपको 5 दिन की लगभग मैं आऊँगा नहीं, तो 5 दिन में आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस, क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली अब आप उतने सीनियर हो चुके हो, बहुत सारे टीचर्स तो ऐसा होते हैं ये बोल देते हैं खुद से पढ़ लो, है ना, तो वो चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। अब बुक से आपको देख के समझ आनी चाहिए चीज़ें कि यार इसको ऐसा करना, इसको ऐसे करना, वो सारी चीज़ें लाओ अपने अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसा वो सोचना कि टीचर पढ़ाएंगे तो हमसे होगा, फिर वो होएगा नहीं आपसे एट द एंड, ठीक है। लास्ट रिजल्ट बिल्कुल सा सिंपल सा है, देखो लास्ट रिजल्ट क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है कि यूनिट वेक्टर कौन होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स ए एंड बी। देखो आपको क्या मैंने कहा, ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर होगा, एक ऐसे प्लेन के जिसमें ए भी प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है, बी, उस प्लेन के ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है। अब यूनिट निकालना है, तो यूनिट कैसे निकलता है बताओ, यूनिट कैसे निकलता है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ऐसे तो यूनिट निकलता है ना। अब कभी कभार हमें क्या चाहिए होता है कि भाई यूनिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8 लेंथ का वेक्टर जो कि ए क्रॉस ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो, 8 लेंथ का वेक्टर जो कि ए एंड बी वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो आपके पास ये यूनिट है, इसकी लेंथ कितनी है 1, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर क्या आएगा, वो 8 लेंथ का वेक्टर आ जाएगा। तो ये जनरल एक वेक्टर लिख दिया है जिसकी लेंथ कितनी है, लैम्डा। अब परपेंडिकुलर की डिमांड कर रहा है, ये नहीं कहा उसने कि परपेंडिकुलर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इसीलिए वहां पर क्या लिखा हुआ उन्होंने, प्लस माइनस, दोनों वेक्टर बोथ आर ऑफ लेंथ लैम्डा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आगे बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसा मान लो कम से कम 5-6 बार आ चुका है पेपर में, जेई मेंस में मैं कह रहा हूँ, एडवांस में देखो ऐसा इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, बट ये है कि कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है किसी ना किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में तो आया हुआ है, आप देखना PYQ में मिलेगा। तो ध्यान से सुनना कि हमें क्या करना है, मान लो ये आपने इसको, इस पॉइंट को मान लिया कि यहां से 2 वेक्टर्स आ रहे थे, एक वेक्टर को आपने क्या नाम दिया, ए वेक्टर, और इस वेक्टर को क्या नाम दिया, देखो बी वेक्टर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि यार जो पैरेललोग्राम है, और देखो आपको ये तो पता है ना कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन 2 इक्वल एरियाज, है ना। देखो वैसे भी सिमेट्रिक फिगर है, अगर आप बीच में से डायगोनल बना दोगे, चाहे कोई सा भी डायगोनल आप बनाओ, चाहे आप ये वाला डायगोनल बनाओ, चाहे आप कोई और डायगोनल बनाओ, बट दोनों के दोनों पोर्शंस क्या होंगे उससे इक्वल। तो अगर मैं आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना सिखा दूं तो आपका क्या एरिया निकल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, उसका ही जस्ट हाफ निकल जाएगा, है ना। तो अब सुनना, जैसे मैंने क्या कहा, देखो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम का बेसिक फॉर्मूला बताओ एरिया का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कैसे हो सकता है, वो तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, बेस इनटू हाइट होता है। बेस कौन है, बेस ये है, बेस ये है, हाइट कौन है, हाइट ये है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट होता है, समझ आ रही बात। तो क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब बेस तो आपको पता ही है, इसकी लेंथ कितनी है बताओ, बोलो जरा, इसकी लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड ए लिखते हैं इसकी लेंथ। तो बेस की लेंथ तो अपने को पता है, किसकी लेंथ आपको नहीं पता है, आपको हाइट की लेंथ नहीं पता है। तो हाइट, अगर आपको ये एंगल में गिवन दे दूं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में, तो बताओगे हाइट कितनी आएगी, बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा लिख दें क्या इसको, तो मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा लिख दिया आपने हाइट को, तो एरिया कितना आ जाएगा आपका फाइनली बताओ। तो आप लिखोगे एरिया विल बी, तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ए, हाइट की वैल्यू कितनी कही तुम लोगों ने, मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा कह दिया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है किसी चीज का मैग्नीट्यूड है ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ये, क्योंकि एन कैप नहीं लिखा ना इसमें, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1,
इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हो अल्टीमेटली, ए क्रॉस बी। समझ आ रही बात आपको? तो दैट मीन्स अगर आपको एडजेसेंट साइड किसी पैरेललोग्राम की दी हुई है, साइड देने का मतलब वेक्टर फॉर्म में, एडजेसेंट वेक्टर्स जो हैं पैरेललोग्राम के आपको दिए हुए एडजेसेंट, तो आप डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से आप उसका क्या निकाल सकते हो, डायरेक्टली आप एरिया निकाल सकते हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अगर मैं आपसे इस ट्राइंगल की बात करूं तो आप सुनना मेरी बात को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, तो आप क्या कहोगे मुझे बताओ? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC क्या कहोगे? तो आप कहोगे जितना पैरेललोग्राम का एरिया उसको आधा कर दो, तो क्या लिखेंगे बाहर से, हाफ। तो हाफ आप लिख दोगे और क्या लिख दोगे यहां पर, A क्रॉस B। लेकिन इसमें A और B क्या है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, वेयर A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड, क्या है ये दोनों के दोनों एडजेसेंट साइड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कभी कभार सोचते हैं कि जो दो वेक्टर मुझे दे दिए मुझे डायरेक्टली क्रॉस करना है, ऐसा नहीं है। एडजेसेंट साइड जब वो लिख के देगा आपको कि ये दो वेक्टर आपके पैरेललोग्राम के एडजेसेंट है, चाहे नीचे वाली हो चाहे उधर वाली हो, कोई सी भी एडजेसेंट साइड हो, तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिनोट करेगा पैरेललोग्राम के एरिया को, और उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ, मैग्नीट्यूड का हाफ क्या किस चीज को डिनोट करेगा, उसके ट्राइंगल को डिनोट करेगा। ठीक है, तो लिख दो। तो ट्राइंगल में भी सेम है, एडजेसेंट साइड अगर आपको दी हुई है तो उनका डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ लिख दोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा और एरिया ऑफ वो भी निकल जाएगा ट्राइंगल। बताओ मुझसे कुछ कह रहे हो? बोलना है कुछ करना तो बता दो। कोई डाउट है डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, मैं तेज भले चल रहा हूँ बट डाउट को मैं मना नहीं करता कभी भी। आप कोई भी बेसिक सा डाउट भी पूछोगे मैं डायरेक्ट बता दूंगा उसको, है ना। तो दो चीजें हमने याद कर ली, ये ध्यान रखना है, साफ साफ आप मेंशन करके बड़े बड़े वर्ड्स में अपनी नोटबुक में लिख दो कि ये फॉर्मूला कब बताया जा रहा है, जब दो वेक्टर्स को, इसको कहते थे को इनिशियल वेक्टर्स, तो आपके ट्राइंगल के दो को इनिशियल वेक्टर्स दिए हुए हैं, तब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और पैरेललोग्राम में भी सिमिलर है, लेकिन पैरेललोग्राम का ना एक और फॉर्मूला मैं आपको लिखाने वाला हूं, इसीलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूं। कभी कभार आपको डायगोनल वेक्टर दे दिए जाते हैं, तो अगर मेरे को किसी ने डायगोनल वेक्टर दे दिए तो डायगोनल के टाइम पर आप कैसे एरिया निकालते हो तो वो अलग से समझाया जाएगा। डायगोनल के टाइम पर एरिया निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, ऑल राइट। बस एक मिनट। हाँ ठीक है, अगला वाला भी लिखने को मैं कह रहा हूं। देखो डायगोनल, इसका मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, वही सब, इसका भी प्रूफ वैसा ही कुछ कुछ करके आ जाता है, मतलब जो वो था क्या कहते हैं उसको, इसका प्रूफ नहीं करा रहा मैं फिलहाल। इसका प्रूफ उसी से आ जाता है, वैसे जो हमने ट्राइंगल लॉ वगैरह पढ़े हैं ना उससे आ जाता है इसका प्रूफ, बट डायरेक्ट लिख लो फिलहाल। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी पैरेललोग्राम में, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल का लिखा रहा हूं मैं, जनरल है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम को तो ऑफकोर्स निकल ही जाएगा इससे, बट ये जनरल क्वाड्रिलेटरल का है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगला वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, क्वाड्रिलेटरल के लिए है। क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर आपको कोई फॉर्मूला बता दे तो दैट मींस वो जनरल पैरेललोग्राम पे तो चली जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि कभी आपको क्या दे दिए गए, दो वेक्टर्स दे दिए गए AC एंड BD, दो वेक्टर्स हैं ये AC एंड BD वेक्टर, ये डायगोनल को अगर क्वाड्रिलेटरल के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये फॉर्मूला आपका फिर लगता है क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने के लिए। लॉजिक इसका वही ऊपर वाला ही है, बट अभी उस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, उस पर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर, तो आप कहोगे AC क्रॉस BD। अच्छा इसमें ना यार मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ शायद कहीं, मैग्नीट्यूड लिखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, AC क्रॉस BD का मैग्नीट्यूड का हाफ है यहाँ पर, तो क्वाड्रिलेटरल में ही हाफ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल में हाफ है, ये क्वाड्रिलेटरल का ही एरिया हाफ करके आ रहा है, AC क्रॉस BD, है ना। ठीक है, ऑल राइट, तो बढ़ जाएं आगे। ठीक है, ऑल राइट, तो आगे बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक पर मैं चलता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब जो है हमारे पास, पहले एक बार मैं देख लेता हूं क्या लिखा मैंने। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होते हैं। इवन जब मैं था तो उस समय उसमें भी थे ये NCERT में, शायद अभी भी थे, मैंने अभी करवाया था कुछ बच्चों को NCERT में, तो ये अभी भी है मेरे हिसाब से NCERT में। ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, फटाफट से आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, यहाँ पर
क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले यहां पर डिटर्मिनेंट बनाना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, देखो ए क्रॉस बी क्या होता है। अच्छा, जिसको आपने पहले लिखा है, देखो आई कैप तो आएगा ही आएगा, जे कैप भी आएगा ही, और क्या आएगा, के कैप भी आएगा ही। और यहां पर ए का पहले लिखना है आपको, बी का मत लिख देना पहले। तो पहले आपको ए का लिखना है, 1 - 7 7 और 3 और -2 और 2। अच्छा, अगर मैं बाई चांस मैंने इसको नीचे लिख दिया और उसको ऊपर लिख दिया, तो किस चीज का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा फिर, बी क्रॉस ए, है ना। और इससे प्रूफ हो सकता है क्या कि ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। कैसे, नहीं समझे नहीं तुम बात को। जैसे मैंने ये नीचे लिखा, तो कौन कहेगा कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है जिसके बेसिस पर है, इंटरचेंजिंग रोज, वो वाली चीज में मैं डिटरमिनेंट का यूज करना चाह रहा हूं। अगर आप रोज को इंटरचेंज करते हैं, एक बार रो को इंटरचेंज करते हैं किसी डिटरमिनेंट के अंदर, तो क्या होता है, उसका माइनस टाइम्स होता है ना वो। इसीलिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिख देते तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, वो माइनस टाइम्स आएगा उसके। तो ए को ही पहले लिखना है और बी को ही बाद में लिखना है, कोफिशिएंट्स को। अब बस डिटरमिनेंट, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि डिटरमिनेंट आपको उसी के अलॉन्ग खोलना सबसे अच्छा होता है जो फर्स्ट रो है। जनरल रो के अलॉन्ग नहीं खोलते इसमें, क्योंकि अदरवाइज वो अजीब सा दिखने में जाता है। तो आई जे के अक्रॉस फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही इसको ओपन करेंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, -14 + 14, है ना। पहला वेक्टर तो 0 ही आ गया शायद, है ना। ठीक है, माइनस जे कैप, और फिर कितना आएगा बताओ, 2 - 21, फिर के कैप आएगा, और फिर कितना लिखोगे आप के कैप में, -2 + 21 लिख दूं। तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से आने वाला है प्लस का 19 जे कैप और 19 के कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन को चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। ये एक वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वैसे ही जैसे हम शुरू से निकालते आ रहे हैं। पहले आप लिखेंगे 0², फिर आप लिखेंगे 19², फिर क्या लिखेंगे अगेन 19², लिख सकते हैं ऐसा। अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 19 तो बाहर आ जाएगा, 19√2 लिख देना चाहिए, ऐसा करेक्ट है, 19√2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखना जरा, इस वाले क्वेश्चन को अब हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो देखो इसमें, देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, ऐसा लिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई बताएगा कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लासिकली मल्टीप्लाई करना। जो अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन है बिल्कुल वैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ना, इसीलिए जैसे क्लासिकल अलजेब्रा में आप मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करेंगे। तो जैसे ये चीज उसके इक्वल शो करनी है, तो आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने ए को पकड़ा, ए को पकड़ के किसके साथ क्रॉस कराया, ए के साथ, फिर ए को पकड़ेंगे किसके साथ क्रॉस कराएंगे, बी के साथ, फिर बी को पकड़ेंगे किसके साथ क्रॉस कराएंगे, ए के साथ, फिर बी के साथ, ऐसे 4 टर्म्स आएंगी। तो आप जब स्टार्ट करोगे क्रॉस करना, तो LHS में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो LHS स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ कितना आंसर आएगा, ए क्रॉस ए लिख दें, ठीक है, पहला टर्म, फिर कितना आएगा, ए क्रॉस बी लिख दें दूसरा टर्म, फिर -b क्रॉस ए लिख दें तीसरा टर्म, और चौथा टर्म -b क्रॉस बी लिख दें। ए और ए में कितना एंगल होगा, 0, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा 0, बी क्रॉस बी क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया ए क्रॉस बी माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। तो अगर मैं अगली बार में बी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस बी लिख दूं, तो माइनस फिर से आ जाएगा वहां पर। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, यहां पर बी क्रॉस ए बच रहा है अभी फिलहाल। बी क्रॉस ए की जगह अगर आप बी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख देते हैं तो वो माइनस टाइम्स हो जाता है, इसीलिए ये प्लस आ जाएगा, और फिर फाइनली आंसर कितना जाएगा, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। बस वही जो हमने कहा था कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर दैट इज अपोजिट ऑफ द वेक्टर बी क्रॉस ए, उसका यूज कर रहे हैं। वो एक दूसरे के माइनस टाइम्स होते हैं, इसीलिए ऐसा होगा। ए क्रॉस ए क्यों 0 हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। सेम वेक्टर का कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करा लो हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है। ऑल राइट, बढ़िए नेक्स्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पर मैं चल रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इसमें साथ साथ में लिखते रहना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप ऐसा मत करना कि पहले सुनते हैं सारा तब लिखते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या है बहुत टाइम लग जाएगा। आपको साथ साथ में लिखना है और रीड भी साथ साथ में मेरे साथ साथ करना है,
ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इससे बेसिक्स बस इंप्रूव हो जाते हैं। तो करें अगला क्वेश्चन। तो देखो रीड करते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। दो वेक्टर्स हैं सच दैट ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया। देखो जब भी मैग्नीट्यूड वगैरह देने लगे क्वेश्चन तो आपके मन में क्या आना चाहिए, ओरिजिनल जो फॉर्मूला है। ओरिजिनल फॉर्मूला ए क्रॉस बी का क्या है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप, और ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। देखो अगर इसने खुद ही से कह दिया कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का कितना होगा, 1 है ना। तो ए बी साइन थीटा इज 1, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ए बी साइन थीटा इज 1। चलो आगे देखते हैं। इफ फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। अब स्टार्ट कैसे किया, ए क्रॉस बी लिखा। ए क्रॉस बी क्या होता है बताओ, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब अगर खुद ही क्वेश्चन ने कह दिया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1। अब देखो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली बाहर आ सकता है, तो हमारे पास ये वाली जो क्वांटिटी है ये डायरेक्टली बाहर आ सकती है, बट इसमें एक टर्म पॉजिटिव नहीं है। कौन सा वाला पॉजिटिव नहीं है टर्म, साइन थीटा। तो साइन पर अगर बाहर लाना है आपको इसे मैग्नीट्यूड के, तो क्या लिखना होगा, मॉड, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो लेंथ है। तो इसीलिए अगर आप इसको बाहर लाओगे तो मैग्नीट्यूड ए आएगा, मैग्नीट्यूड बी आएगा साइन थीटा, और यहां पर क्या आएगा बताओ, एन कैप इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ऐसा। और साइन थीटा पर क्या लिखना पड़ेगा आपको अलग से, मॉड। तो साइन थीटा पर हमने अलग से मॉड लिखा, क्योंकि थीटा कैन बी ऑब्ट्यूज ऑल्सो। थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो गया नहीं, अच्छा हाँ, अब एक और चीज, एंगल किस बीच में होता है, ये 0 से 180 के बीच में। लेकिन हमने देखा कि यार चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो, साइन थीटा तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो मॉड की उसमें दैट मींस जरूरत नहीं है। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो अब यहां से आंसर आया, मैग्नीट्यूड ए इज 3, मैग्नीट्यूड बी इज √2/3, फिर आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, तो 3/3 से 3 कट गया, 1/√2। तो एंगल कितना आ जाएगा बताओ। तो एंगल जरूरी नहीं कि 45 हो, ऐसा भी हो सकता है 135 भी हो, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में एंगल अवेलेबल है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, सेकंड भी, दोनों में साइन जो होता है वो 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो दो एंगल्स आएंगे। इसने π/4 लिखा, कुछ लिखा था क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है ना। दोनों आएंगे यार एंगल, इसने गलत लिखा हुआ है, एक ही एंगल लिखा हुआ है इसने, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्यूट एंगल। बिल्कुल दोनों आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप एक वेक्टर लेंगे इस तरीके का, मतलब जैसे जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो, और दूसरा वेक्टर को सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेना, एंगल 135 आ ही जाएगा, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ भी कि वो 135 नहीं हो सकता, दोनों एंगल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अगले पर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लिखोगे और फिर आगे बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, तो रीड करते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है ए बी सी ये वेक्टर्स हैं, और डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस ए एंड बी है। तो ए और बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी। तो इन दोनों वेक्टर का आप क्रॉस करो, इन दोनों का क्रॉस करने से डी मिल जाएगा, लेकिन डी एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। जैसे जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं ना, तो देखो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है दैट वी नो, बट इसकी लेंथ कितनी है वो नहीं पता। जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ध्यान से सुनना, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, उल्टा लिख दिया मैंने, हालांकि पहले ए लिखना चाहिए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए क्रॉस बी करने से परपेंडिकुलरली अपवर्ड आएगा आपका वेक्टर, है ना, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है। तो डी वेक्टर हो सकता है इतना सा ही हो, बस ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है डी वेक्टर ये हो, ए क्रॉस बी जो है इतना बड़ा वेक्टर है और डी वेक्टर बस छोटा सा है। तो लेंथ आपको नहीं पता होती है कि डी वेक्टर जो है किस लेंथ का है। तो आप क्या कह सकते हो कि ए क्रॉस बी एंड डी वेक्टर आर पैरेलल। तो आपका ए क्रॉस बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर पैरेलल। तो डी वेक्टर की वैल्यू ए क्रॉस बी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि डी वेक्टर जो होगा वो कुछ कांस्टेंट टाइम होगा ए क्रॉस बी के, है ना। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ए क्रॉस बी की जो लेंथ है वो जरूरी नहीं कि डी की भी लेंथ हो। तो डी भले ही ए क्रॉस बी के इक्वल है, बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, वो कुछ कांस्टेंट मल्टीपल हो सकता है।
हो सकता है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन डी वेक्टर की हो सकता है कि उसी डायरेक्शन में हो बट लेंथ बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, इसीलिए लैम्डा लेके चलना होता है। तो इट इज़ अ जनरल वेक्टर, ये जो डी हमने लिखा है इट इज़ अ जनरल वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन ए एंड बी। ठीक है, जनरल है ये। अब लैम्डा आपको ढूंढना पड़ेगा, तो लैम्डा को ढूंढने के लिए उसने क्या दिया आपको बताओ कि सी डॉट डी कितना है, सी डॉट डी 15 है। बिना इसके आप एग्जैक्ट लैम्डा नहीं ढूंढ सकते। तो इसीलिए पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करके ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। आई जे के, आप बताओ कितना लिखा है ए 1 4 2 और कितना लिखा है 3 - 2 7। ठीक लिखा है ये, ऑल राइट। अब हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कर ही लेते हैं। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कितना आंसर आएगा, तो लैम्डा और आई कैप, तो बताओ कितना करे हो 7 4 जा 32, फिर जे कैप में बताओ तो 7 - 6 तो 1, तो माइनस जे कैप लिख दें। ठीक है, और के कैप में -12 - 2 -14, करेक्ट है। अब इसका आपको डॉट करना होगा, ये वेक्टर डी वेक्टर आ चुका है, इसका डॉट करना है सी वेक्टर के साथ। तो सी वेक्टर कितना है भाई, सी वेक्टर है 2i कैप - j कैप + 4k कैप। आप क्या करो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कर दो, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो करस्पॉन्डिंग को करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 × 2 कितना होता है 64 लैम्डा और प्लस लैम्डा -56 लैम्डा। बताओ ठीक लिखा है ये, ऐसे आएगा ना डॉट प्रोडक्ट। तो करस्पॉन्डिंग को बस करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन उसके साथ इसका, उसके साथ इसका, डॉट होल्ड करना तो आता ही है। तो बस ये लिख दिया, कितना आंसर आएगा यहाँ से लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 65 - 56, तो कितना आ जाएगा 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5/3 लिख दें। तो लैम्डा अगर 5/3 आ गया तो उसको चाहिए क्या था, फाइंड अ वेक्टर डी, डी वेक्टर उसको चाहिए था। तो डी वेक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू बताओगे 5/3 टाइम्स 32i - j कैप - 14k कैप। बोलो किसी को डाउट है इसमें? तो ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर 160 लिख रहा है, 32 × 5 160 होता है ना, करेक्ट है, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर लिखा हुआ है जो हमने किया है, इसको आप लोग लिखो और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जरूर करना घर में। अगर आप सिंगेज अटेम्प्ट कर रहे हो तो सिंगेज की एक्सरसाइज करना अच्छे से बैठ के, और क्या कहते हैं जैसे मान लो कभी अटक जाओ किसी क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है। अटेम्प्ट किसी चीज़ को हम कब कर सकते हैं, जब मैं जैसे अटेम्प्ट में किसी क्वेश्चन को कब कर सकता हूँ, जब मेरे को आइडियाज़ आ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ब्लैंक हो अगर आप, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा देख के आगे बढ़ना, क्योंकि हम जल्दी जल्दी चाह रहे हैं इसको खत्म करना। ठीक है, ठीक है, तो कर लें फिर आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जो कि इन 3 पॉइंट से मिलके बना है। तो लास्ट टाइम भी एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 पॉइंट जो होंगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। इसका लॉजिक हम सोचने की कोशिश कर रहे थे एक दिन, अगर आपको याद होगा आपकी क्लास में। तो उसका लॉजिक हम लोगों ने लास्ट में एट द एंड ये डिसाइड किया था कि 3 पॉइंट हमेशा ही ये लिख दिया ना ऊपर वाला, ठीक है। 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर क्यों होते हैं, क्योंकि आप कहीं भी हवा में कहीं भी ये देखो, ये तो प्लेन के ऊपर ही है, बट आप अपने मन में भी सोच लो कहीं भी कोई 3 पॉइंट है, इनसे हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा। अब इस ट्राइंगल को आप बाउंड्री मत सोचो, इस ट्राइंगल को आप ऐसे सोचो कि ये एक शीट है पेपर की। तो इसको शीट मान लो, और ये रिजिड शीट है, मतलब मुड़ नहीं सकती, तो रिजिड है ये थोड़ा। तो अब ये शीट है, इस शीट को कंटेन करने वाला प्लेन कोई ना कोई एग्जिस्ट कर ही जाएगा, कोई ना कोई। क्यों? जो जैसे ऐसा मान लो कि इसी के साइड्स को हमने एक्सटेंड किया, इसी प्लेन जैसे पेपर से बनाया ये प्लेन,
उसी पेपर को बड़ा कर दिया, इस डायरेक्शन में भी उस डायरेक्शन में भी, सारे डायरेक्शन में बड़ा कर दोगे अगर आप प्लेन को, तो वो एक ही उसमें आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मैथमेटिक्स में इन 3D 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 3 कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ये समझानी, कोलिनियर नहीं, कोप्लेनर। ठीक है। अच्छा, तो इसने ये कहा है कि फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय दीज 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट से पास करने वाला एक यूनिक प्लेन एग्जिस्ट करेगा, उस यूनिक प्लेन के परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर चाहिए जो कि यूनिट होना चाहिए। तो हमने क्या डिसाइड किया कि लेटस से ये वो प्लेन है जिसके ऊपर आपके तीनों पॉइंट्स हैं। तो लेटस से एक पॉइंट हमने यहां पर लिख दिया, जैसे ये 1 -1 2, और हमने एक दूसरा पॉइंट लिख दिया जैसे 2 0 -1। अब ये तीसरा पॉइंट लिख दिया 0 2 एंड लास्ट में क्या लिखा है वो, तो लास्ट में लिखा है 1, 0 2 एंड 1 लिख दिया। अब ये तीनों पॉइंट्स इस प्लेन के ऊपर हैं, तो अगर मैं इनका पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जानते हो कितना होगा? i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये पोजीशन वेक्टर होगा। बट पोजीशन वेक्टर जो है ओरिजिन से कनेक्टेड होता है। मान लो ये ओरिजिन है, तो पोजीशन वेक्टर ना एक वेक्टर होता है जो ओरिजिन से होगा। ये एक ओरिजिन से वेक्टर आ गया, ये एक ओरिजिन से वेक्टर आ गया, तो पोजीशन वेक्टर आउटसाइड ऑफ द प्लेन होता है जनरली। अगर ओरिजिन उसी प्लेन पर है तब तो ऑफकोर्स उसी प्लेन में होगा, बट अगर ओरिजिन उस प्लेन से बाहर है तो पोजीशन वेक्टर आउटसाइड ऑफ द प्लेन होगा। ये बात क्लियर है? अब पोजीशन वेक्टर अगर आउटसाइड ऑफ द प्लेन है तो उसके वेक्टर्स का प्लेन के साथ डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं बाई चांस ऐसा कर सकूं कि इसी के ऊपर मैंने 2 वेक्टर बनाए, एक वेक्टर को मैंने नाम दिया ए वेक्टर और इसको नाम दिया बी वेक्टर, तो मैंने ये इनिशियल पॉइंट लिया, ये फाइनल पॉइंट लिया, तो ए वेक्टर जो है वो प्लेन के ऊपर वेक्टर है, वो बाहर से नहीं आ रहा, पोजीशन से नहीं आ रहा, ओरिजिन से नहीं आ रहा, वो ए वेक्टर प्लेन के ऊपर वेक्टर है। ये वेक्टर कैसे निकलेगा बताओगे कोई? कैसे निकलेगा ये? फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, कितना आएगा? 2 -1 i कैप, फिर j कैप और फिर -3k कैप। तो ये एक वेक्टर आ गया जो प्लेन के ही ऊपर है। एक दूसरा वेक्टर b हमने लिखा जो प्लेन के ही ऊपर है। तो अब बताओ क्या आएगा? तो आपने लिखा यहाँ पर जैसे 0 -1, तो -i कैप प्लस 3j कैप और 1 -2 इज -k कैप। ठीक लिखा है। अब इनका अगर आप क्या करते हो, इनका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आएगा? एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि किसके परपेंडिकुलर होगा? एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें ये दोनों वेक्टर्स थे। तो उसको वही तो चाहिए ना। तो अब हमने क्या किया? ए क्रॉस बी निकाल दिया। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं फटाफट से। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा बताओ? ए क्रॉस बी आएगा i j k, 1 1 -3 -1 3 -1। तो आंसर बताएंगे फटाफट से कितना आएगा ये? तो -1 + 9, तो 8 और j कैप में कितना आएगा? -1 + -3 +4 लिख दें, और k कैप में +4। तो कहाँ पर इस वेक्टर के लिखना चाह रहे हो? नहीं, देखो मैं क्या समझा रहा हूं, देखो इसने लिखा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये जो वेक्टर है अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो जो आंसर आ रहा है, मान लो ये वाला आ रहा है, सपोज ये वाला आ रहा है, तो अगर आप इसके बैक साइड परपेंडिकुलर देखोगे तो बैक साइड वाला माइनस टाइम्स होगा इसके। बट उसने ये कहा ही नहीं, उसको क्या चाहिए? बस एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, उससे लेना देना नहीं है। अगर मैं दोनों को निकालना चाह रहा हूं दैट इज मतलब वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं एक वेक्टर बस निकाल रहा हूं, कोई सा एक जो परपेंडिकुलर होगा। तो अब लेकिन इसको क्या चाहिए? इसको हाँ, इसको यूनिट चाहिए। तो 4 कॉमन लेने के लिए पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो मैग्नीट्यूड में बताओ कितना आएगा? अंडर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर तीनों में कॉमन है, उसको पहले बाहर निकाल दो। 4 स्क्वायर बाहर निकाल दोगे तो 4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बताओ? 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक लिखा है। तो कितना जाएगा ये? 4 + 5 + 6, तो कितना जाएगा? 4√6। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि यूनिट है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, उसको मैंने डिनोट किया n कैप से। तो वो आंसर कितना आएगा उसका? a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ऐसे लिखेंगे। तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा फिर? 4 से जब आप डिवाइड कराओगे तो मेरे हिसाब से आएगा i कैप बाय √6, नहीं 2i कैप बाय √6, और j कैप बाय कितना आएगा? √6, और k कैप बाय कितना आएगा? √6। तो क्या यहाँ तक ठीक लिखा है?
है ना, कर सकते हैं ऐसा। तो हमेशा ध्यान रखना जब उसको देखो उसको जनरल अगर वेक्टर चाहिए तो लैम्डा टाइम्स करके लिखना पड़ेगा हमें, है ना, या फिर उसको दोनों वेक्टर चाहिए तो एक प्लस वाला ले लिया एक माइनस वाला ले लिया। उसको बस एक वेक्टर चाहिए तो हमने ये वाला लिख दिया। हो सकता है उसको दूसरा वाला चाहिए होता पीछे वाला, तो हम उसको माइनस टाइम्स करके लिखते। ठीक है, तो हमने एक वेक्टर लिख दिया जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जो कि इन तीनों पॉइंट्स को कंटेन कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन जो होगा वो इस वेक्टर के नॉर्मल होगा, ये हमें यहां से पता चल रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट से एग्जैक्टली एक प्लेन पास कर सकता है, 2 प्लेन पास नहीं कर सकते। 2 पॉइंट से इन्फिनिटली मेनी प्लेन पास कर सकते हैं, बट 3 पॉइंट से एग्जैक्टली 1 प्लेन होगा जो कि पास कर रहा होगा। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, आप इसको लिखो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इसे नोट डाउन करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। और किसी का आप में से ऐसा कोई है जिसके एग्जाम अभी है बचे हुए है कि कब है? 27। और किसी का कल है, बस उसके बाद ख़त्म। ठीक है ना, हाँ, तो बस अब प्रिपरेशन में वापस आ जाओ। एग्जाम्स में थोड़ा बहुत अगर कम नंबर आए भी हों तो मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस बच्चे को यहाँ पर के क्वेश्चंस हो रहे हैं उसके एग्जाम में नंबर आ जाएंगे किसी भी बेसिस पर। तो आप बस यहाँ पर पढ़ते चलोगे, आपके नंबर आ जाएंगे। देखो नवंबर दिसंबर तक सबको पता चल जाएगा कि जेईई मेंस कितना अच्छे से उनका होने वाला है। ठीक है, अगर आपको डाउटफुल हो केस तो दिसंबर के एंड से आप बोर्ड का पढ़ना स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन दिसंबर तक अपना 100% दे दो। हो सकता है बहुत सारी जो हमारी कमियां होती हैं ना वो रिवीजन में दूर होती हैं, तो बहुत सारी कमियां अगर रिवीजन में दूर हो गई और वहाँ पर के टेस्ट में आप धीरे धीरे इंप्रूव करने लगे, शुरुआती टेस्ट में हो सकता है कम नंबर आए बट धीरे धीरे वो इंप्रूव करने चाहिए। तो पर चैप्टर के अकॉर्डिंग वो इंप्रूव करते जाएंगे। हर चैप्टर का रिवीजन होने वाला है तो उससे क्या है सारे चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे, बट आपको मेहनत करनी होगी बहुत जमकर। ऐसा मान लो फ़ोन तो कंप्लीटली साइड रखने होंगे और यहाँ पर बैठ के सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक बैठे रहो यहाँ पर, जो भी रूम अलॉट किया जाएगा। देखो अगर किसी को वहाँ पर कोई मुझे लगा कि बात कर रहा है, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं बाहर भेज दूँ, घर भेज दूंगा मैं सीधे साफ सीधी सी बात है। ठीक है, देखो अगर आप बात करना चाहते हो, देखो होता है मैं भी अगर कहीं बैठ के पढ़ रहा हूँ, मेरा हो सकता है कभी कोई डिस्कस करने का मन हो, वो डिस्कस करने के लिए यार मैं बाहर जाऊँगा, मैं रूम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इस बात को मैं पहले से कह रहा हूँ, जो रूम आपको अलॉट किया जाएगा रिवीजन में उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी रीज़न हो, बोलना ही नहीं है। तो आप बाहर जाके बोलना, उससे सभी का बढ़िया रहेगा। नहीं तो बच्चे वहाँ बैठे रहते हैं यहाँ लाइन से, इस पे यहाँ पर 3-4 बच्चों ज़्यादा आ ही नहीं पाता, कोई कैबिन में बैठ जाता है, कोई कहीं, कोई देवांश सर की कैबिन में बैठ गया एक दिन। तो वो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि उससे ही माहौल ख़राब होता है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने रूम को। रूम में कोई भी बात कर रहा है आप कंप्लेन कर दो ना उसकी, कौन उसको हम घर भेज देंगे सीधे। ठीक है, CCTV हमारे पास हर जगह है, इसमें तो साउंड भी रिकॉर्ड होती है, तो अगर कोई कुछ बोल भी रहा है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो इधर ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट का, ये 2x2 का डिटरमिनेंट है। तो अब देखो स्क्वायर का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये वेक्टर्स का स्क्वायर नहीं है, ये वेक्टर्स का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर का हमेशा वेक्टर्स की टर्म्स में एक ही मतलब लेके चलना, डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने आपको कल सिखाया था ना कि किसी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है a डॉट ए। इसका मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है a डॉट ए, सिंबल है, इसका एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं है, सिंबल है उस चीज का। तो अगर यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप हमें बताओ कि a क्रॉस b, अगर आप क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब है a क्रॉस b का आपने डॉट किया किसके साथ, a क्रॉस b के साथ। तो क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है फिर यहां से कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट कर रहे हो तो ये इसके इक्वल आता है। एक्चुअली इस आइडेंटिटी को मैं याद भी रखता था पहले के टाइम, बहुत पहले, अब तो मैं नहीं रख रहा हूं इसको याद, क्योंकि जरूरत ऐसा मुझे कहीं महसूस ही नहीं हो रही है इसकी, लेकिन इसको याद रखा जाता है। तो अब इस डिटरमिनेंट को अगर आप लिखोगे, ये डिटरमिनेंट कितना आएगा बताओ। तो अगर आप इस डिटरमिनेंट को लिखोगे तो जैसे ये तो हो गया LHS, ये हो गया LHS। एक बार मैं आपको RHS की वैल्यू लिख के दिखाता हूँ। RHS में क्या लिखा हुआ है, A वेक्टर B वेक्टर, फिर लिखा हुआ है B वेक्टर A वेक्टर, और फिर लिखा हुआ है B वेक्टर B वेक्टर, ऐसे लिखा हुआ है। देखो इसका मतलब क्या है, 2x2 का डिटरमिनेंट है, ओपन कैसे होता है, पहले इधर से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर देखो ये कांस्टेंट नंबर्स हैं सारे, ये नंबर्स हैं, ये वेक्टर्स नहीं है, ये नंबर्स हैं सारे, रियल नंबर हैं ये। तो रियल नंबर्स हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करके रियल नंबर बनता है एक, तो ये रियल नंबर्स हैं सारे। तो कितना आंसर आएगा बताओ, A डॉट A
और फिर कितना आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये डॉट भी नहीं है बीच में, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए और ए डॉट बी तो सेम ही होते हैं, तो ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम होते हैं, तो आंसर कितना जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ऐसा करके ये आ रहा है। तो अब हमें ये समझना होगा कि इसको हम कैसे करके डील कर सकते हैं और क्या हम इसमें कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, ऑल राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो ये वाला प्रोडक्ट है ऊपर LHS वाला, ये ओपन नहीं किया जा सकता, इसका कोई ऐसा हमारे पास रूल नहीं है। हम क्या करते हैं, इनको एन कैप वगैरह की टर्म्स में, मतलब जो मैग्नीट्यूड वगैरह की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं और उससे ये वाली चीज प्रूफ कर देते हैं, है ना। जैसे अगर RHS की मैं बात करूं, ये तो LHS है, चलो LHS हमें नहीं आ रहा ओपन करना, ओपन नहीं कर सकते आप LHS को, क्योंकि डॉट और क्रॉस को कैसे ओपन करना है इसका कोई रूल नहीं है फिलहाल के लिए आपके पास। इवन मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये एट द एंड में पढ़ा दूं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई रूल है नहीं हमारे पास, ठीक है। अब LHS और RHS आपके सामने हैं, आप LHS को तो बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा अगर ओपन करना चाह रहा है कोई बच्चा इसको, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या लिख सकता है कि भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर्स हैं, ये पहला वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, और ये कैसा वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, वो फर्स्ट वेक्टर है, वो सेकंड वेक्टर है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कल हमने सीखा था क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अगर दो वेक्टर सेम है, अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, उसके ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कॉस कितना है इन दोनों के बीच में, एंगल कितना होगा, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, जीरो होगा ना। इस देखो क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर आएगा, तो ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, सेम है दोनों वेक्टर, तो cos 0 तो 1 होता है, इसीलिए ऐसा आता है। अब इसके बाद आप ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हो कि a क्रॉस b की हमें वैल्यू पता होती है। वैल्यू कितनी होती है a क्रॉस b की बताओ, तो हमें वैल्यू पता होती है मैग्नीट्यूड a, मैग्नीट्यूड b, फिर साइन थीटा, और फिर क्या होता है यहाँ पर n कैप, ये हमें पता है पहले से। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसी चीज़ को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करी। अब देखो ये वाली जो क्वांटिटी है, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का क्यों ना हो। तो बिकॉज ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड से बाहर आ सकता है, तो जैसे ये मैग्नीट्यूड से बाहर आएगा, ऊपर से स्क्वायर भी था, तो कितना जाएगा, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, और n कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। n कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताओ, वो तो 1 होता है, तो n कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया फाइनली, a वेक्टर का स्क्वायर, b वेक्टर का स्क्वायर, और फिर कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे थोड़ा बहुत RHS को भी देखना होगा कि इससे उसका क्या लेना देना है। तो RHS में ये a डॉट a कितना होता है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, b डॉट b कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और a डॉट b कितना होता है, a डॉट b का स्क्वायर ये लोग कर रहे हैं। तो ये कैसे हम इसको निकालेंगे, जैसे a डॉट b एक नंबर है, ये वेक्टर नहीं है, इट इज़ अ नंबर, तो ये नंबर है, तो नंबर का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड a, मैग्नीट्यूड b, और कितना आएगा कॉस थीटा, ऐसा आएगा। होल स्क्वायर ओपन कर दो, अगर होल स्क्वायर ओपन कर दिया आपने, तो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, माइनस मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक लिखा है हमने ये, ठीक है। अब बताओ इसको उससे कैसे रिलेट करें, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो जैसे ही आपने यहाँ से कॉमन लिया, तो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कितना आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो हो गए दोनों LHS और RHS इक्वल। तो इस तरीके से इनको कर सकते हैं। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट इसमें से है, डायरेक्टली आपने पूछना है, आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। तो ये प्रोडक्ट आपको ओपन करना नहीं आता है फिलहाल के लिए, ठीक है। कैसे इसको ओपन किया जाता है, वैसे तो मतलब यही है कि रिजल्ट अगर मैं बाद में लिखाऊंगा भी इसको, तो मैं वही सेम फार्मूला लिखा दूंगा जो उधर सामने लिखा हुआ है कि a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। $52 हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला कौन कौन करके दिखाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे नेक्स्ट, ठीक है।
8 आ रहा है। तो चेक करते हैं आंसर। एट इज करेक्ट। 8 कितने लोगों का 8 आ रहा है? ठीक है, करेंगे बाकी लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, ऑल राइट। तो आगे बढ़ते हैं अब इस वाले क्वेश्चन पर। देखो स्टार्ट कैसे करना, मतलब कैसे आप लोगों ने करा, एक एक को, हाँ वेक्टर को लेट करके ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। वैसे तो 2i कैप मतलब, अच्छा 2i कैप सेटिस्फाई कर रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है वो। जनरली देखो जैसे आपके पास, जैसे हिट एंड ट्रायल कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर अगर वो आपसे पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट आंसर आ रहा होगा, कांस्टेंट है। दैट मीन्स कोई भी ए वेक्टर हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, उसका आंसर वही सेम आएगा जो जनरल से आंसर आ रहा है। तो उसने कैसे किया, उसने ए वेक्टर को ही 2i कैप ले लिया, ओनली ये वाला वेक्टर ले लिया। इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आएगा, 2। अब इसके बेसिस पर आंसर निकाल लेते हैं फाइनल। तो आपके पास कितना लिखा है, देखो आपके पास लिखा है a क्रॉस i और का होल स्क्वायर, फिर लिखा है a क्रॉस j का होल स्क्वायर, a क्रॉस k का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो a है 2i और i पैरेलल है या नहीं है, i और 2i का ही मल्टीपल है 2i, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा, ये 0 आ गया। प्लस अब अगर a क्रॉस j करेंगे तो 2i क्रॉस j, तो i क्रॉस j कितना होता है, ये k कैप होता है, तो 2k का होल स्क्वायर आ गया, ठीक लिखा है। फिर इधर कितना आएगा, 2i क्रॉस k जो है उल्टा डायरेक्शन हो गया, उल्टे डायरेक्शन में -2j कैप आएगा, ठीक लिखा है। अब देखो k कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो 4k कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि -2 बाहर आएगा, स्क्वायर भी होगा, ऊपर से प्लस उसको आना था हालांकि, बट यहां पर मैग्नीट्यूड j का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो k का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो k इज अ यूनिट वेक्टर, तो k कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो 4 + 4 कितना आ गया आंसर, 8 आ गया। ऐसे कर सकते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया वे है और जल्दी भी इससे हो जाएगा। लेकिन इसका अजम्पशन क्या लिया गया है, अजम्पशन ये है कि उसका आंसर कांस्टेंट आ रहा होगा। तो जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें पहले से पता है कि उसका आंसर कांस्टेंट है, तो कुछ भी ले लेंगे, 2i ले लो, चाहे 2j ले लो, चाहे 2k ले लो, जिसका मैग्नीट्यूड 2 है तो हमेशा आंसर सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज जनरल अप्रोच क्या है, जनरल अप्रोच ये है कि आपको लेट करना पड़ेगा वेक्टर। जनरल अप्रोच ये है कि आपको लेट करना होगा। लेटस से आपने लेट किया ए वेक्टर लेट किया और लिखा xi
वाई जे जेड के, देखते रहो बोर्ड पर, ये आपने लेट किया, ठीक है। एक्स आई वाई जे जेड के मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 2, तो यहां से कंडीशन क्या आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2, ये आपको पता चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं कि वहां बनेगा क्या। तो जैसे ऐसे सोच के चलो, देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि आपको इवन वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं उसको, डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो जब मैं ए क्रॉस आई निकालूंगा तो क्या होगा, तो देखना जरा सब लोग, ए क्रॉस आई के लिए डिटरमिनेंट बनाने की नीड नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखो ए क्रॉस आई में क्या होगा, एक्स आई वाई जे जेड के, ऐसा लिखा है, और क्रॉस किसके साथ करना है, आई कैप के साथ। देखो आई कैप जब इनसाइड में एक्स आई कैप के साथ क्रॉस करेगा तो कितना आंसर आएगा उसका, इसका जब इसके साथ क्रॉस होगा आई क्रॉस आई 0 होता है, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं, एंगल कितना होगा 0। आई क्रॉस जे, नहीं सॉरी आई क्रॉस जे नहीं हो रहा है, ये जे क्रॉस आई हो रहा है, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कितना होता है माइनस के, तो आंसर कितना आएगा बताओ इसका आंसर आ जाएगा माइनस वाई के कैप। फिर लास्ट वाला के क्रॉस आई, तो साइन उल्टा है, अगर आप देखोगे साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, ये है आई, ये है जे, ये है के, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने के क्रॉस आई, नहीं साइकिल उल्टी नहीं है इसकी, के क्रॉस आई है, तो के क्रॉस आई देखो इसका क्रॉस हो रहा है ना, तो के क्रॉस आई का मतलब है कौन आएगा, जे कैप। तो कितना लिख दूं मैं फाइनली, जेड जे कैप लिख दूं क्या, सही लिखा है ये, इसमें कोई डाउट है, बोलो कोई डाउट है किसी को, कर लें आगे, ठीक है। ए क्रॉस आई निकाल दे, ए क्रॉस जे निकालते हैं। अब जब आप ए क्रॉस जे निकालेंगे तो ए क्रॉस जे में क्या निकलेगा, तो चेक करते हैं। देखो ए क्रॉस जे ये है, ये ए क्रॉस जे है, तो जब आप ए क्रॉस जे लिखेंगे तो जे यहां पर लिखना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो लेफ्ट से राइट होता है प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना, राइट से लेफ्ट नहीं करते। तो आई का जे के साथ होगा पहले, तो आई क्रॉस जे कितना आएगा साइकिल के अकॉर्डिंग, देखो आई जे साइकिल फॉलो हो रही है तो के आएगा आंसर, तो कितना आंसर आएगा, तो आई क्रॉस जे का आंसर आ गया एक्स के कैप, प्लस जे क्रॉस जे तो 0 होने वाला है, के क्रॉस जे क्या होगा, साइकिल फॉलो हुई, के क्रॉस जे उल्टा चले गए आप तो साइकिल फॉलो नहीं हुई, तो माइनस आई कैप, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस में आएगा आपके पास जेड आई कैप, ठीक है। और लास्ट में ए क्रॉस के कैप का आंसर। अब देखो जैसे आप लिखोगे तो एक्स आई वाई जे जेड के और क्रॉस के कैप, तो जब आप इसके साथ क्रॉस करोगे तो कितना आएगा, देखो तो आई क्रॉस के साइकिल फॉलो नहीं हुई तो कितना आएगा, माइनस में एक्स जे कैप, प्लस वाई जे क्रॉस के तो साइकिल फॉलो हो रही है तो कितना जाएगा, वाई आई कैप लिख दूं क्या। इसमें जो ये मैंने करके दिखाया, इसमें किसी को कोई डाउट है, ठीक है, बस अब करते हैं। तो इन सब का वो क्या चाह रहा है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है इनका मैग्नीट्यूड लो। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो बेसिकली मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, और ये क्वांटिटी इसके इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली मुझे उसका मैग्नीट्यूड लेना है जो राइट हैंड साइड पर लिखा है। तो कितना आएगा इसका आंसर, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसके बाद जब ए क्रॉस जे है, ए क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड लेना था, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने के बजाय किसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका, ये किसके इक्वल है, इसके, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो कितना आंसर आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लास्ट में इसका मैग्नीट्यूड जो है इसके इक्वल है ऐसे, और ये चीज़ इसके इक्वल है, और कितना आंसर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कर सकते हैं इतना। अब तीनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन करना है, वो भी स्क्वायर करके, डायरेक्ट नहीं करना, स्क्वायर करके तीनों को ऐड करना है, स्क्वायर करके तीनों को ऐड करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, तो LHS विल बी, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर को करो और ऐड कर दो, यही आंसर आएगा। अब ये किस चीज के इक्वल है, उसके, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो 2.2 स्क्वायर लिखते हैं इसको डायरेक्टली। वहां से मैं कहां से लिख रहा हूं, अब मैं यहां से लिख रहा हूं, तो यहां से मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो मतलब 4 है, तो बिकॉज ये 4 है तो यहां पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, आंसर आ जाएगा 8। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सामने रख रहा हूं, तो नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको लिखो और अगला वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है बताओ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराना, ये आप ही ने करना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है बताओ, आपको एडजेसेंट साइड खुद ही लिख दिया उसमें, देखो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम
जिसके एडजेसेंट साइड ये है, तो ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ये वाला क्वेश्चन, ये ऐसा मान लो काफी हद तक चांसेस होते हैं इसके बोर्ड एग्जाम में। किसी ने मैथ्स का पेपर दिया, वहां ऐसा क्वेश्चन था कोई, अगर वेक्टर्स उसमें आ रहा है, ये काफी हद तक चांसेस होते हैं कि अगर वेक्टर्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो पैरेललोग्राम का एरिया पूछ सकता है, एनसीईआरटी में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड इन दोनों वेक्टर से, तो आंसर किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। तो ए क्रॉस बी करो और उसका मैग्नीट्यूड बताओ कि कितना आएगा। करो जल्दी जल्दी से। फिफ्टीन रूट टू इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। 15 रूट टू इज करेक्ट, 15 रूट टू आना चाहिए। ठीक है, फिफ्टीन रूट टू कितने लोगों का आ गया? ठीक है, काफियों का आ गया। ठीक है, बस वही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जल्दी से कर दो क्रॉस प्रोडक्ट और आंसर लिखो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो ये वाला करना है। अच्छा, अब इसमें जो है अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद अगले वाले में आपको जो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं उस क्या कहते हैं ट्राइंगल की साइड्स के, वो दिए नहीं है, तो वो बनाने पड़ेंगे आपको। तो कैसे बनेगा, ए बी एक वेक्टर ले लो और दूसरा वेक्टर कौन सा ले लो, ए सी। एक वेक्टर ए बी ले लो, कोई इनिशियल वेक्टर्स लेने होते हैं दो, एक ए बी ले लो, ए बी वेक्टर बनाओगे और दूसरा वेक्टर कौन सा बनाओगे, ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड का हाफ, ए बी क्रॉस ए सी के मैग्नीट्यूड का हाफ। तो ये जो है, ये इसका आंसर तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से निकल जाएगा, यही एरिया होगा, और ये आ रहा है 15 रूट टू। और दूसरा वाला क्वेश्चन अब आपको करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का एक नया तरीका है ये, है ना। तो कभी भी 3D में अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। ए बी वेक्टर निकालोगे, फिर ए सी वेक्टर निकालोगे, ए बी क्रॉस ए सी ऐसे, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड का हाफ, ये एरिया का फॉर्मूला बनेगा। एडजेसेंट साइड इसमें हमें नहीं दी थी, कितना आ रहा है, 3 तो नहीं है करेक्ट, 155 कितना आ रहा है, रूट 61/2 इज करेक्ट, रूट 61/2 इज करेक्ट। तो पहले ए बी वैक्टर निकालो, ए बी वैक्टर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ए बी वैक्टर ये रहा। ए सी वैक्टर निकालोगे दूसरा, तो 0 आई कैप और 4j कैप और प्लस 3k कैप, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उसका हाफ ले लो। तो चेक करना है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तब एक्यूरेसी आएगी क्रॉस प्रोडक्ट करने में, अदरवाइज ऐसा मुश्किल नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर लिया काफ़ी बार। तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड लो और फाइनल आंसर बताओ। आंसर विल बी, एरिया विल बी रूट 61/2, ये आंसर है।
ऐसा कोई आप में से है जिसका आज पेपर है स्कूल में, कहीं कोई है मतलब जो अपसेंट हो आज? कीर्ति पेपर है उसका? अच्छा विजित का पेपर है, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, कितने लोगों का आ गया रूट 61/2? बस काफ़ियों का आ गया है ना। करना इसको यार, करना घर में, चाहे आप आरटी शर्मा उठा लेना, उसमें भी ये क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई करना, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर काम बनेगा। तो अब मैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन कम कराऊंगा धीरे धीरे ना, क्योंकि यार देखो बहुत सारा आपने पढ़ लिया, 2 सालों से आप पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए, फटाफट से एक्यूरेसी आपके रिजल्ट्स में होनी चाहिए। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस बेस्ड है। आपको मैंने सिखाया था क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो मैंने आपसे कहा था हाफ डायगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला पता है, फिर तो पैरेललोग्राम का भी पता है। तो जब आपको डायगोनल्स दे दिए जाएं, तो आपका आंसर आता है हाफ से। फॉर्मूला विल बी हाफ डायगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट d1 क्रॉस d2 इज द फाइनल आंसर। हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। तो हाफ डायगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपके एरिया होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है हालांकि, और पैरेललोग्राम है तो ऑफकोर्स उसमें भी चली जाएगा। तो फटाफट से आंसर निकालो और बताओ। फाइव रूट थ्री इज करेक्ट। 5√3 इज करेक्ट। ठीक है, तो बढ़े आगे। ठीक है, आंसर विल बी 5√3। ठीक है, कितने लोगों का 5√3 आ गया है? बाकी क्या कैलकुलेशन एरर हो रही है क्या इतनी ज़्यादा? करो जल्दी करो, इसको अटेम्प्ट करोगे तब तक। आ गया? ठीक है, तो इसमें खुद ही उसने कह दिया था कि ये डायगोनल वेक्टर्स हैं, तो डायगोनल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ लेने पर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका एरिया भी निकल ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखो इसको मैं ही करा रहा हूं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, अभी जो है वो भी मेरे को कराना है थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 वेक्टर सच दैट, 2 का मैग्नीट्यूड तो 1 ही दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड 4 दे दिया। तो आप देखो ये 3 बातें उसने खुद ही कह दी। जब भी क्वेश्चन मैग्नीट्यूड की बातें करने लगे तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल जो फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का है, देखो एक तो है डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला। डिटरमिनेंट के लिए वेक्टर्स को एक्सप्लिसिटली गिवन होना जरूरी है। अगर एक्सप्लिसिटली वेक्टर नहीं लिखा हुआ कि ये है वेक्टर, तब तक आप नहीं कर सकते उसका यूज। तो इसीलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला हो। अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड दे दिया फिर से। अब फिर तुम्हारे सामने एक और कंडीशन दे दी, तो तुम्हारे सामने ये कहा जा रहा है कि लैम्डा बताओ फिर कितना होगा। तो देखो इसने ये लिखा है कि जैसे लैम्डा उसको ओनली चाहिए, तो b माइनस बी क्रॉस सी। चलो एक काम करते हैं, पहले वो b क्रॉस सी वाले से b और c का मैग्नीट्यूड और b और c के बीच में एटलीस्ट एंगल तो पता चल जाएगा ना आपको। तो पहले वही काम करते हैं। देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी हेल्प मैं ले रहा हूं, तो ध्यान से सुनना जरा। देखो बोर्ड पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है b क्रॉस c, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है √15 मैग्नीट्यूड की, लेकिन मैग्नीट्यूड की वैल्यू √15 है। ठीक है, b क्रॉस c के मैग्नीट्यूड की वैल्यू √15 है। तो आपने कैसे इसको स्टार्ट किया, आपने इसका एक्चुअल फार्मूला लिखा। फार्मूला कितना होता है,
मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड सी, साइन थीटा एन कैप। अब उसके बाद ये जो एन कैप है, एन कैप तो वेक्टर है, वो अंदर ही रहेगा, कांस्टेंट नंबर बाहर आएगा और पॉजिटिव बन के बाहर आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता मैग्नीट्यूड, इसलिए वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड सी, साइन थीटा, और साइन थीटा इज पॉजिटिव क्योंकि एंगल चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो चाहे सेकंड, साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहां पर मैग्नीट्यूड एन आएगा जो कि √15 है। तो यहां से बी और सी की वैल्यू प्लेस करो मैग्नीट्यूड्स की। 4 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख दूं मैं, √15, एन कैप का मैग्नीट्यूड के की 1 होता है। तो साइन थीटा की एटलीस्ट वैल्यू पता चल गई। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि साइन थीटा जो है वो √15/4 है। अब इसको हमने स्टेटमेंट नंबर 1 बनाया कि हो सकता है इसका कोई यूज हो, जो अल्टीमेटली उसने हमसे पूछा हुआ है। तो अल्टीमेटली उसने ये पूछा हुआ है कि b-2 टाइम्स ऑफ c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर। ठीक है, ऐसा उसने पूछा हुआ है। अब देखो b, अगर मैं बोथ साइड a वेक्टर का डॉट करूं, सपोज, नहीं फिर उससे b और c का एंगल चाहिए। b वेक्टर का अगर डॉट किया जाए तो a और b के बीच में एंगल निकालने का कोई तरीका है? a और b के बीच में एंगल तो निकालने का तरीका नहीं है। तो b और c के बीच में बस अपने को एंगल पता है। तो b और c के बीच में पता है तो साफ सीधी सी बात यह है कि हमें c का क्रॉस करना चाहिए, लेकिन फिर c और a का आएगा, और b का करते हैं तो a और b का आएगा। क्या किया जाए? तो a क्रॉस b, b क्रॉस c, a और b, 3 वेक्टर्स, b क्रॉस c पता है, तो स्क्वायरिंग करने से आएगा मैग्नीट्यूड b, मैग्नीट्यूड 4 साइन ऑफ c, b डॉट c। और हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, स्क्वायरिंग वाला आइडिया परफेक्ट है। तो स्क्वायरिंग का मतलब क्या है? स्क्वायरिंग करने का मतलब ये होता है डॉट प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर सिंबल है, उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। स्क्वायरिंग का मतलब है आपने b-2c का डॉट प्रोडक्ट b-2c से ही कर दिया, और राइट हैंड साइड पर कितना आ जाएगा बताओ? लैम्डा a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ किया? लैम्डा a वेक्टर के साथ किया। बताओ कर सकते हैं ऐसा? है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, डॉट होता है स्क्वायरिंग का मतलब। तो डॉट आपने किया, देखो उसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहां पर आएगा मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, फिर आता है 2ab, तो 2ab वाले पार्ट में आएगा माइनस टाइम्स 2, 4 बन जाएगा वो, 4b वेक्टर डॉट c वेक्टर, और फिर आएगा प्लस में आएगा c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड c के स्क्वायर। बताओ ये वाली चीज क्लियर है या नहीं है? कर सकते हैं इतनी चीज? ठीक है, ये वाली चीज हमने जो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, वही लग रहा होता है यहाँ पर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, बस बीच में डॉट प्रोडक्ट आता है। कल आप नोट्स चेक करो, कल के नोट्स में लिखा हुआ है बात। अच्छा, राइट हैंड साइड पर क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर तो हो जाएगा, a वेक्टर और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर। अब बताओ b का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? 1, तो 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ b डॉट c, इसको भी ऐसा करो, b का 4 है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ? 16 लिख दें यहाँ पर, तो 16 लिख लेते हैं। तो 16 हमने यहाँ पर लिखा, और इसकी जगह वैल्यू वापस ऐसे देखो, b मैग्नीट्यूड, c मैग्नीट्यूड, और कितना लिखें? cos थीटा लिख दें, और 4c का मैग्नीट्यूड 1 है, और लैम्डा स्क्वायर और a का मैग्नीट्यूड भी 1 है। बताओ ठीक लिखा है? अब b और c का मैग्नीट्यूड फिर से रिप्लेस करो यहाँ पर, तो जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो -16, 4 4 जा 16, cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से 16 प्लस 4 होता है 20। अब क्या किया जाए, कौन बताएगा? साइन थीटा से cos थीटा यूजिंग ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की हेल्प से बताओ, परपेंडिकुलर कितना है? ये मान लो थीटा था, तो ये √15 है, और ये कितना है? 4 है, तो 16 माइनस 1 आएगा, बिल्कुल बेस। तो बेस अगर 1 आएगा तो 20 माइनस 16 cos थीटा, cos थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? तो 4, तो 16 लिख दें, तो फाइनल आंसर कितना आएगा लैम्डा की वैल्यू यहाँ से? +-4 दोनों हो सकती है, तो +-4 दोनों वैल्यूज आनी चाहिए आंसर में, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। ठीक है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट वाली चीज है, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें चलता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा। आप कल के नोट्स में देखना, कल मैंने इसको प्रूफ करने की कोशिश करी थी कि प्रूफ ये इस तरीके से हो जाएगा, और बस हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे फिर। ठीक है, ऑल राइट।
ठीक है, अब नया टॉपिक पर चल रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो यहां से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये वाला टॉपिक तो एडवांस में भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। जो अभी मैं पढ़ा रहा था इसमें तो नहीं कहूंगा मैं कि एडवांस में इससे कुछ आएगा, बट इसका यूज ऑफकोर्स हो रहा होगा, लेकिन इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो यहां तक लिख दिया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से करेंगे, 10 मिनट हमारे पास हैं, तो हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे उसको। तो फटाफट से लिखते हैं। तो ये लिख दिया सबने, कर लें आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो हमने दो वेक्टर्स का डॉट सीख लिया, दो वेक्टर्स का क्रॉस सीख लिया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि डॉट और क्रॉस को मिलाकर ही कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल वर्ड से क्या समझ आता है कि इसमें 3 वेक्टर्स इंगेज होंगे। क्रॉस में 2 थे, डॉट में भी 2 थे, बट इसमें 3 वेक्टर्स आएंगे। तो होता क्या है, देखो अगर आप क्या करते हो, 3 वेक्टर्स लेके चलते हो, तो ध्यान से सुनना। चलो लिखा हुआ ये, डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो मान के चलो 3 वेक्टर्स आपके पास हैं, तो ध्यान से सुनना, देखेंगे सब लोग बोर्ड पर। अगर 3 वेक्टर्स मेरे पास हैं ए बी एंड सी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है इन वेक्टर्स का, वो होता है कि पहले ए और बी का क्या कर दो, आप ए और बी का क्रॉस कर दो, और उसका जो देखो इसका क्रॉस करने से क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। तो 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी डॉट, ये कंबाइंड है, पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होगी और उसके बाद डॉट किसके साथ करना है, बस सी के साथ। ये बॉक्स एक सिंबल है जो इस चीज को डिनोट करता है। ये बॉक्स क्या करता है, इस चीज को डिनोट करता है कि ए बी और सी अगर लिखा हुआ है तो वो किस चीज के इक्वल होगा। इस बॉक्स का मतलब क्या है, इसी बॉक्स को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी। समझ आ रही सबको मेरी बात, ठीक है। अब ये ए क्रॉस बी डॉट सी ना, इसकी कुछ इक्विवेलेंट फॉर्म्स होती हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर आप इसको नहीं, ये पहले बोर्ड में भी आता था बट अब हट चुका है पूरा बोर्ड से, पहले मतलब बोर्ड के टाइम का मुझे याद है कि उस टाइम मैं इसको करके गया था, तो अब तो ये बोर्ड से हट चुका है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी कुछ इक्विवेलेंट फॉर्म्स होती हैं कि अगर ये बॉक्स लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि ये इसी के इक्वल हो, इसके अलावा भी किसी और के इक्वल माना जा सकता है। तो देखो जरा इधर ध्यान से, तो याद क्या रखना, साइक्लिक फॉर्म से याद आप इसको रखोगे, ठीक है। साइक्लिक का मतलब क्या है, तो ध्यान से देखना। अगर मेरे सामने ए वेक्टर जो यहां पहले नंबर पर लिखा है, हो सकता है या कभी कभार बी लिखा हो पहले नंबर पर, जरूरी नहीं कि ए ही लिखा हो, जो पहले नंबर पर है ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी हम कुछ इक्विवेलेंट फॉर्म्स कह रहे हैं कि ये जो ऊपर प्रोडक्ट का आंसर लिखा हुआ है ये तो है ही आंसर, इसके अलावा भी कुछ और आंसर्स हो सकते हैं। तो देखो क्या करना है, साइकिल को ब्रेक होने नहीं देना है। ए बी सी, जैसे अगर आप इसको साइकिल को मानोगे, जैसे आई जे के में हमने किया था, तो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, एंटी क्लॉकवाइज वे में ये साइकिल बनी हुई है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको, ए को अगर आपने पिक किया तो ए लिखा और फिर डॉट किया अगले 2 का, बी क्रॉस सी का, साइक्लिक फॉर्म में। समझ आ रही बात। तो आपने ए वेक्टर को पिक किया और डॉट किसका किया बताओ, बी और सी का। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बॉक्स फंक्शन होता है इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। कैसे हो सकती है वो बात की बात है, हो सकती है वो पहले आप समझो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने कभी कभार बी को पहले पकड़ लिया तो फिर आपको क्या करना होगा, सी और ए का क्या करना होगा, क्रॉस, साइक्लिक फॉर्म में। तो ए बी सी, या फिर आप क्या लिखोगे, बी सी ए लिखोगे। अगर किसी ने पहले किसको पिक किया, सी वेक्टर को पिक किया, तो उसकी जगह वो क्या लिख सकता है, ए क्रॉस बी, तो सी डॉट ए क्रॉस बी। ये दोनों क्या इक्वल है जो यहां पर लिखा हुआ है। देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, कॉम्यूटेटिव। अगर आप सी पीछे लिख रहे हो तो उसका मतलब यही है कि वो पहले लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इवन ये दोनों तो इक्वल हैं ही, लेकिन ये भी आपको समझाया जा रहा है कि इनसे भी सेम आंसर आता है। तो अगर आप साइकिल को फॉलो करते हो तो ए बी सी का जो बॉक्स है, दैट मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो इसके भी इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है। ये आपको एज अ रिजल्ट बताया जा रहा है डायरेक्टली। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है एक नया टाइप का प्रोडक्ट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, उनकी हेल्प से बना हुआ है। तो हमने क्या करना है, 2 वेक्टर्स का क्रॉस कर लेना है और जो उसका आंसर आएगा उसका क्या कर देना, उसके साथ डॉट कर देना है। तो जैसे ही आप ये काम कर लेते हो उसके बेसिस पर वो क्या बन जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लिख दो।
यहाँ पर आप लिख दो चाहे इक्विवेलेंट फॉर्म्स। तो इसी बॉक्स के ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। ये इक्विवेलेंट क्यों है, इसका लॉजिक ना वॉल्यूम से आता है। तो अभी मैं आपको एक पैरेललोपाइप दिखाऊंगा, पैरेललोपिपेट कहते हैं उस लोग उसको। तो पैरेललोपिपेट जो होता है उसका ही वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इवन टेट्राहेड्रॉन में भी आता है, लास्ट ईयर मेंस में इसका क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी हम उसको करते हैं फटाफट से। तो लिख दिया सबने यहां तक? ठीक है, अब देखो जैसे इसी को समझ लेते हैं आज के लेक्चर में, और टाइम तो बचा नहीं है, मैं और भी लेके आया था, बट अभी सिर्फ इसी के वॉल्यूम को समझ लेते हैं, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से। ठीक है, तो अब पैरेललोपिपेट किसको मैथ्स में कहते हैं उस चीज़ को समझो। जैसे अगर मान लो आपके पास क्या है, जैसे ऐसा समझ के चलो इस चीज़ को कि किसी क्यूबॉइड को बनाते समय बेस क्या लिया जाता है, एक रेक्टेंगल लिया जाता है ना बेस। जब हम किसी क्यूबॉइड को बनाते हैं तो रेक्टेंगल बेस ले लेते हैं। तो रेक्टेंगल बेस लेते हैं तो एकदम सीधा सा क्यूबॉइड बन जाता है, मतलब सारी फेसेस अगर रेक्टेंगल हो तो क्यूबॉइड बन जाता है। अब इस केस में ना बेस जो लिया गया है ना, बेस जो लिया गया है, आप देखो ये जो बेस है, ये बेस जो है ये पैरेललोग्राम है। क्या है ये बेस? एक पैरेललोग्राम है। और अब इसको इसके ऊपर अटैच, देखो जैसे हमने क्या करा, इस चीज को ऐसे समझना कि मैंने एक पहले बेस रखा, तो ये बेस है, एक पैरेललोग्राम है ये बेस, इसी को पैरेललोपिपेट कह रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इधर से भी एक फेस बनाया जो कि पैरेललोग्राम ही था, इधर से भी एक फेस बनाया जो कि पैरेललोग्राम ही था, फिर इधर से भी एक फेस बनाया जो कि पैरेललोग्राम था, और बैक साइड में भी एक फेस ऑटोमेटिकली बन गया जो कि पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम, जैसे मैंने आपको समझाया था कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, ट्राइंगल्स के यूनियन से बनता है। 4 ट्राइंगल्स को मिला दो 3D में, तो उन सबको मिलाकर एक टेट्राहेड्रॉन बन जाता है। उसी तरीके से पैरेललोपिपेट कैसे बनता है, पैरेललोग्राम्स को मिला के पैरेललोपिपेट बन जाता है। अब कोई भी 3D फिगर हो, उसका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है 3D में, किसी को पता है? जैसे 3D का ये फिगर है, अब जरूरी नहीं कि यही हो, कोई भी फिगर हो, एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है उसका तरीका। एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे मैं एरिया बोल रहा हूँ सर गलती से, वॉल्यूम, एरिया नहीं वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम। आप उसको सबसे पहले उसको आप जाओ, उस पे जाओ, क्या है उसका नाम, लेट से आपने कहा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है बताओ? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी क्या है उसमें? बेस एरिया, और इंटू क्या कर दिया उसमें? हाइट कर दी। तो एल इंटू बी इंटू एच, तो वो वॉल्यूम आ गया। तो सिमिलरली पैरेललोपिपेट का भी वॉल्यूम कैसे निकलता है? बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस क्या है बताओ आपके पास? बेस एक ट्राइंगल, क्या है इसका नाम? पैरेललोग्राम है। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें यह कहा गया है, जो नोटेशंस यहां पर यूज हो रहे हैं, बेस को बनाया गया है एक सी वेक्टर से, और दूसरा वेक्टर कौन है बताओ आपके पास? ये बी वेक्टर है। तो ये बेस का है। तो अगर ये बेस है बी इंटू सी, तो इन दोनों का बेस एरिया कितना आ जाएगा बताओ? बेस एरिया कितना आएगा? बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। पैरेललोग्राम का जो बेस है ना, पैरेललोग्राम जो बेस है, उसका एरिया कितना आएगा? बी क्रॉस सी का मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ बी क्रॉस सी इज द बेस एरिया। अब जो हाइट है ना, एक्चुअली वो डिफरेंट है, क्योंकि हाइट जो है वो ये होगी, हाइट वो नहीं होगी। जनरली उस केस में क्या होता था, अगर क्यूबॉइड होता तो ए वेक्टर ही क्या बन जाती है? ए वेक्टर ही हाइट बन जाती है। बट ये क्यूबॉइड नहीं है, इसकी हाइट वो नहीं होगी, हाइट होती है परपेंडिकुलर। तो ये होती है हाइट, ये वाली चीज। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, तो आपने क्या कहा, देखो हमें ये कहना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपका बॉक्स फंक्शन है। हमें ये कहना है कि यही जो बॉक्स फंक्शन होता है, यही इस पैरेललोपिपेट का वॉल्यूम होता है, ये कहना है। ठीक है, अब सुनना, पहले मैंने इसको एक्सपैंड किया। ए डॉट बी क्रॉस सी इज द बॉक्स फंक्शन, जिसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह रहे हैं। इस ट्रिपल प्रोडक्ट को मैं एक बार एक्सपैंड कर रहा हूं, और ये वॉल्यूम के इक्वल क्यों आ रहा है अभी समझते हैं। तो आप बताओ, पहले ये था b क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आएगी? ऐसे लिखोगे ना b क्रॉस सी की वैल्यू। यहां पर स्मॉल लेटर b और स्मॉल लेटर c क्या है? मैग्नीट्यूड है उन वेक्टर्स के। तो हाफ a b c साइन थीटा, और यहां पर a वेक्टर लिखा हुआ है फिलहाल। अब आप मुझे बताओ, जैसे ये जो वेक्टर है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर का डॉट प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बाहर आ गया। तो बी सी साइन थीटा देखो बाहर आ गया। फिर कितना आया बताओ? ए वेक्टर डॉट एन कैप। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट एन कैप को आप कैसे लिखोगे? अगर आप मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो तो बताओ क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ए
एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ 1। फिर आप क्या लिखोगे यहां पर, उन दोनों के बीच में जो एंगल है। तो अगर आप रियलाइज करो तो ये हुआ ना परपेंडिकुलर, देखो ये हाइट है, ये भी हाइट ही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है उस प्लेन के। तो दोनों के दोनों जो है यहां पर ए वेक्टर और उनके बीच में क्या एंगल लिया जा रहा है, कॉस अल्फा लिया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ ए कॉस अल्फा कौन होगा। तो ऐसे सोच के बताना आप कि जैसे ये हाइट है ना, तो यहां पर से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दो चाहे तो आप, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो ये हाइट किस चीज के इक्वल आएगी बताओगे आप। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आप सोच लो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट किस चीज के इक्वल आएगी। तो ये था हाइपोटेन्यूस है ए, अगर हाइपोटेन्यूस ए है तो ये कितना होगा बताओ, ए कॉस अल्फा। अगर ये बीच वाला एंगल कितना है, अल्फा है। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये एंगल अल्फा है, देखो ये हाइट आप भले इधर मान रहे हो, इधर काम करना मुश्किल है, इधर बड़ा आसान काम है। तो आप इस चीज को समझ लो कि ये साइड और ये साइड बिल्कुल सेम है। तो इस साइड को हमने लिखा ए कॉस अल्फा। तो ए कॉस अल्फा को आपने क्या कह दिया, इट इज हाइट एंड बी सी साइन थीटा, ये तो क्या है, ये एरिया ऑफ द बेस है। एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड यही तो होता है। तो जो कि किस चीज के इक्वल आ गया, देखो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात। तो आपने जो प्रूफ है उसको ध्यान रखने की नीड नहीं है, वो तो एक बारी को समझाने के लिए ठीक था। बट कभी भी अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं जो कि एडजेसेंट एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट एजेस ऑफ अ पैरेललोपिपेड, अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी के थ्रू, उसका अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे, दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑलवेज द वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललोपिपेड। ठीक है, तो हेडिंग डालना यहां पर वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड लिख के वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, तो ये लिखकर आप डायरेक्टली इसको लिख दो। ठीक है, चलो अब ऐसा करना, कल ही लिखना। ठीक है, कल लिखाते हैं इसको। ठीक है, चलो ठीक है फिर।